तो कैसे आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल न्यू स्टडी सेंटर में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के सोशल साइंस के मोस्ट VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के मोस्ट VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। इस सोशल साइंस का सब्जेक्ट मतलब ये जो सब्जेक्टिव का जो हमने फॉर्म लाया है, ये सोशल साइंस के चारों सब्जेक्ट से है। हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और जियोग्राफी, ये चारों सब्जेक्ट से यह क्वेश्चन सभी लिए गए हैं। तो चलिए आइए वक्त जाया न करते हुए हम अपने इस क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास में हमारा यह पहला सवाल है, क्या सत्ता में साझेदारी जरूरी है? अगर हाँ तो कैसे? हाँ, सत्ता में साझेदारी बहुत जरूरी है, क्योंकि सत्ता में साझेदारी से विभिन्न समूहों के बीच टकराव की आशंका कम होती है। सत्ता के टकराव से लोकतांत्रिक व्यवस्था भी ठीक रहता है। सत्ता में साझेदारी हो जाने से समाज में रहने वाले सभी वर्ग देश के योगदान में अपना अपना योगदान देते हैं और देश के हित के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर सत्ता में साझेदारी नहीं हो तो लोग ऐसा नहीं करेंगे। हमें उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आप सभी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए। चलिए आइए वक्त बर्बाद न करते हुए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता से अब क्या, धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ? यह हमारे क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के व्यू से काफ़ी मोस्ट VVI क्वेश्चनों में से एक है। तो हमारा क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है? तो धर्मनिरपेक्ष का तात्पर्य किसी भी देश या राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता है। क्योंकि हमारे देश में अनेक संप्रदाय के लोग रहते हैं, ये सभी लोग अपने अपने धर्मों के प्रचार प्रसार करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, जिसे धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। हमारा भारत देश एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का एक अच्छा सा उदाहरण है। यह क्वेश्चन आप सभी देख लीजिएगा, यह भी हमारे परीक्षा के विषय से काफी इम्पोर्टेंट है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। परिवारवाद, वंशवाद या भाई भतीजावाद क्या होता है? तो परिवारवाद एक मानसिकता होती है जो राजनीति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। इसके तहत कोई भी राजनीतिक दल की पार्टी चुनाव के समय अपने सगे संबंधी रिश्तेदारों को टिकट देने का कार्य करती है, जो लोकतंत्र का एक मुख्य अवगुण है। ये एक प्रकार से मुख्य अवगुण है। जैसे किसी के पिता है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से है, तो उनका जो पुत्र हुआ, उनका जो बेटा हुआ, वो अभी उसी पार्टी से खड़ा हो जाए, मतलब ये टिकट अपने बेटे को दे दे, बेटे को छोड़ो अपने रिश्तेदार में दे दे किसी को, तो वो सब जो हुआ वो एक प्रकार से लोकतंत्र का मुख्य अवगुण ही ना हुआ। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल कहता है कि विविधता में एकता से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर होगा, विविधता में एकता भारतीय लोकतंत्र के प्रमुख विशेषताएं हैं। चूँकि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष के सिद्धांत को अपनाता है। हमारे देश में अनेक संप्रदाय के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी, जैन, बौद्ध। इन लोगों को धर्म, भाषा, रीति रिवाज, रहन सहन, सभ्यता, संस्कृति अलग अलग होती है, लेकिन निवास भारत में करते हैं। जब कभी भारत को एकता, अखंडता खतरे में या किसी भी प्रकार की आपदा आती है, तो आपस में जात पात का भेदभाव मिटाकर समस्या का समाधान करते हैं। अतः कई कारणों से साबित होता है कि विविधता में एकता जरूरी है। तो इस क्वेश्चन को मतलब हम अपने दैनिक जीवन से देख सकते हैं कि विविधता में एकता होना क्यों जरूरी है। विविधता में एकता होने से हमारे मतलब जो कठिन परिस्थिति, कठिन समय होता है, उसमें हमें काफ़ी सहायता मिलती है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, लैंगिक विभेद या असमानता से आप क्या समझते हैं? इसका जो उत्तर होगा वह होगा, लिंग के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव को लैंगिक विभेद कहते हैं। लिंग का अर्थ लड़का या लड़की से है। आज के वर्तमान समय में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों के साथ काफ़ी भेदभाव किया जा रहा है, जैसे खान पान, शिक्षा संस्थान, पालन पोषण, वस्त्र पहनावा में अंतर। मतलब एक प्रकार से कहे तो ये किताब में ही सूटेबल लगता है। ये तो हमारे
आप लोग वर्तमान में देख ही सकते हैं हमारा कैसी सभ्यता लोग लेते जा रहे हैं। चलिए छोड़िए, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, समाज में स्त्रियों के दयनीय स्थिति के लिए 4 उत्तरदायी कारणों को लिखिए। समाज में स्त्रियों के दयनीय स्थिति के लिए 4 उत्तरदायी कारण निम्नलिखित हैं। पहला, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में शिक्षा का अभाव, महिलाओं में पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा का कारण, बाल विवाह एवं स्त्री प्रथा का कारण। आप सभी सोच रहे होंगे कि मैं इस सभी परिभाषा को डिटेल रूप से क्यों नहीं बता रहा। मतलब डिटेल रूप से बताने का अर्थ है, मतलब इसमें जो हमने परिभाषा लिखा है वो छाट छूट कर एकदम हल्के शब्दों में लिखा है जो आप आसानी से समझ सकते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल कहता है, भ्रूण हत्या से आप क्या समझते हैं? यह एक प्रकार की सामाजिक बुराई है जिसके तहत माता के गर्भ में पल रहे शिशु लिंग की जांच अल्ट्रासाउंड या किसी अन्य मशीन के माध्यम से किया जाता है। अगर जन्म लेने वाला बच्चा लड़की हो तो उसे जानबूझकर गर्भपात करा दिया जाता है। हमारे देश में लिंगानुपात दिन प्रतिदिन घटते जा रही है। हमारे देश की जो लिंगानुपात है वह 943/1000, मतलब 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। इस समस्या को रोकने के लिए सरकार ने सन 1971 ईस्वी में एक अधिनियम पारित किया जिसे भ्रूण हत्या अधिनियम कहा गया, जो सफल न होकर असफल साबित हुआ। इसमें लोगों की कोई सोच बदलने की आवश्यकता थी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, रंग भेद क्या है? इसका उत्तर होगा, मानवों में गोरे और काले रंगों के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव को रंग भेद कहलाता है। इसमें लोगों के मौलिक अधिकार को छीन लिया जाता है, जो एक मानसिक बुराई है। इस नीति का विरोध करने वाला पहला व्यक्ति मार्टिन लूथर किंग था, जिसे अमेरिका का गांधी कहा जाता है। आप सभी गांधी जी से तो परिचित ही होंगे, तो अमेरिका का गांधी किसे कहा जाता है? तो मार्टिन लूथर किंग को। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है कि क्षेत्रवाद क्या है? क्षेत्रवाद, इसका उत्तर होगा, अपने क्षेत्र से लगाव और दूसरे क्षेत्र से अलगाव की भावना रखने वाले अपने क्षेत्र से लगाव तथा दूसरे क्षेत्र से अलगाव रखना ही क्षेत्रवाद कहलाता है, जो एक सामाजिक बुराई है। यह लोकतंत्र का एक मुख्य अवगुण है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? सांप्रदायिकवाद क्या है? सांप्रदायिकवाद, इसका उत्तर होगा, यह एक ऐसी मनोभावना होती है जिसमें लोग अपने राष्ट्र, अपने संप्रदाय के लिए अपने प्राणों को बलिदान कर देते हैं। अर्थात अपने धर्म को किसी दूसरे धर्म से ऊंचा दिखाना है सांप्रदायिकवाद कहलाता है, जो लोकतंत्र का एक मुख्य अवगुण है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, सत्ता में विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर होगा, जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपनी शक्तियों को स्थानीय सरकार को प्रदान कर देते हैं, जिसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहा जाता है। सत्ता का विकेंद्रीकरण करना अति आवश्यक माना जाता है, क्योंकि विभिन्न समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर अच्छे ढंग से किया जा सकता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, नगर परिषद क्या है? इसके मुख्य कार्यों को लिखें। नगर परिषद का गठन नगर पंचायत के बड़े शहरों में किया जाता है, जहां की आबादी लगभग 2 से 3 लाख होनी चाहिए, कम से कम 2 से 3 लाख होनी चाहिए। और इसके बात करते हैं यहाँ पे प्रमुख कार्य के बारे में। तो प्रमुख कार्य हो गया, नालियों का निर्माण करना, नगरों की सफाई करना, शमशान घाट का प्रबंध करना, सड़क और गली में बिजली का प्रबंध करना, प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल का निर्माण करना, मानव और पशुओं के लिए अस्पताल का निर्माण करना। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल कहता है, बिहार में हुए छात्र आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा, बिहार में हुए छात्र आंदोलन का मुख्य कारण गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार की कीमतों में
अप्रत्याशित वृद्धि को कम करना था, जिसके नेता जयप्रकाश नारायण थे। चलिए आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल कहता है, नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है, इसके मुख्य उद्देश्यों को लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाए जा रहे सरदार सरोवर एवं और भी छोटे बड़े बांध के विरोध में मेघा पाटेकर के नेतृत्व में चलाया गया आंदोलन ही नर्मदा बचाओ आंदोलन कहलाता है। इसका मुख्य उद्देश्य था सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई को कम करना, विस्थापित परिवारों को पुनर्वास और उचित मुआवजा दिलाना, पर्यावरण नुकसान को कम करने के लिए सरकार के सुरक्षात्मक उपाय करना आदि। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा कहता है, किस आधार पर आप कह सकते हैं कि राजनीतिक दल जनता एवं सरकार के बीच कड़ी का काम करती है? इसका उत्तर हो जाएगा, राजनीतिक दल जनता की भावना को सरकार तक तथा सरकार की भावना को जनता तक पहुंचाने का काम करती है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि राजनीतिक दल जनता एवं सरकार के बीच कड़ी का काम करती है। चलिए आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल कहता है, माफ़ कीजिएगा, यह हमारे इस वीडियो का आखिरी सवाल था। यह हमारे इस वीडियो का लास्ट सवाल था। अगले वीडियो में हम आगे इस क्वेश्चन को चलाएंगे। यह हमारा पार्ट 1 था। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। आपका परीक्षा नज़दीक आ चुका है, इसलिए से घबराएं नहीं, बल्कि मेहनत करते रहें। आप मेहनत करते रहे, आपका रिजल्ट भी बहुत सुंदर, खूब अच्छा आएगा। तो चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। हंसते रहें, मुस्कुराते और मन लगाकर पढ़ते रहें।